दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोग थंबनेल से पता पा गए होंगे। मैंने कल से जीएस का प्रश्न पत्र देना आपको स्टार्ट किया है और यह बेसिकली किस पर आधारित है, तो यह उत्तर प्रदेश में जो पीईटी एग्ज़ाम होने वाला है उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसके सिलेबस पर आधारित है तथा एसएससी जीडी की सिलेबस पर आधारित है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, इन क्वेश्चनों को हल करने के बाद आप बेसिकली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नीचे लिखा गया है, पढ़िए ईमानदारी से वरना धोखा आप अपने आप को करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर ठीक से ईमानदारी पूर्वक नहीं पढ़ते हैं तो आप किसी और के साथ धोखा कर रहे हैं। आप किसी और के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, धोखा आप अपने साथ स्वयं से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सिलेबस को शुरू करते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। बिल्कुल ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्य का अर्थ क्या है। जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है ऋग्वैदिक काल में जो है आर्यों का अनावरण होता है। हमारे प्रदेश में, हमारे देश में आर्य लोग आते हैं और हमारे देश का नाम, प्राचीन नाम आर्यावर्त भी है। हिंदुस्तान है, आर्यावर्त है, इंडिया है और भारत है। ठीक है, तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आयु होता है, आयु होता है, ज्ञान होता है या श्रेष्ठ होता है। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब ऊंचा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जब आप समझते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन डाला गया है कि यज्ञ विधि का वर्णन किस वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मैंने कल बताया था। ऋग्वेद जो है आयुर्वेद का, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है। ठीक उसी तरीके से यज्ञ विधि का जो वर्णन है वो किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद में जो है यज्ञ विधि का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगर सामवेद की बात की जाए, सामवेद जो है गायन का वर्णन मिलता है। इसमें जितने भी श्लोक हैं सब जो है गीत, मतलब कि गायन में लयबद्ध है। सुरों का बादशाह सामवेद को कहा जाता है या भारतीय सुरों का जनक कहा जाता है सामवेद को। अगर बात की जाए वहीं अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में जो है जादू टोना जंतर मंतर की बात जो है अथर्ववेद में कही गई है और ऋग्वेद में जो है ज़्यादातर वैदिक बातें की गई हैं। समझ में आया ना? यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन, सामवेद में गाने का वर्णन, अथर्ववेद में जादू टोना जंतर मंतर का वर्णन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वैदिक काल के प्रमुख नदी कौन सी थी। तो एक क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस में पूछा गया था, आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी जो है सरस्वती थी। और वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता की बात की जाए तो जो थे इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, इंद्र जो है वैदिक काल के सर्वप्रमुख देवता थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये भी एक क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के स्तूप का आशय क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में स्तूप का आशय क्या होता है। बुद्ध के जन्म से, बौद्धों का पूजा घर से, बुद्ध के अवशेष रखने का स्थान से, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को। ध्यान रखिएगा, जो बौद्ध धर्म में स्तूप होता है उस स्तूप का आशय होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। सॉरी, जो बौद्ध धर्म में स्तूप होता है उसका आशय होता है बुद्ध के अवशेष। जहाँ पर बुद्ध के कुछ न कुछ अवशेष, जब बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे तो उनके अवशेष को लेकर के कहीं कहीं पर स्तूप का निर्माण कराया गया। उसे जो है स्तूप के नाम से जाना जाता है। अर्थात बुद्ध के अवशेष रख करके जहाँ पर मंदिर रूपी निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है बुद्ध के अवशेष रखने का स्थान को स्तूप कहा जाता है। अगर वहीं बात की जाए बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को, तिसे जो है विहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। कहीं कहीं पर क्वेश्चन आता है कि फला विहार का स्थापना किसने किया था। तो अशोक ने बहुत ज़्यादा विहारों की स्थापना की थी। तो बौद्ध धर्म में जो भिक्षु होते हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, उनके रहने के स्थान को विहार बोला जाता है। और बुद्ध के जो अवशेष रखे जाते हैं, जहाँ पर मंदिर नुमा संरचना बनाई जाती है, बुद्ध के अवशेषों को रख करके उसे स्तूप बोला जाता है। और जो बौद्धों का पूजा घर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे चैत्य कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार चैत्य, विहार और स्तूप से, ध्यान रखिएगा इसे। बुद्ध के जन्म को क्या कहा जाता है आप सभी लोग जानते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की, मतलब कि बंगाल में द्वैध शासन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था?
डलहौजी ने, मिंटो ने, हेस्टिंग्स ने या क्लाइव ने। ठीक है, तो अगर बात की जाए 1757 में किसका युद्ध होता है, 1757 में जो है प्लासी का युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है किसे हराया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे होते हैं 1757 के प्लासी युद्ध में, और यहाँ पर जो है मीर कासिम को हरा दिया जाता है। ठीक है, मीर कासिम को हरा दिया जाता है, मीर कासिम को नहीं, 1757 वाले युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया जाता है। ठीक है, सिराजुद्दौला को हराने के बाद प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव आगे एक युद्ध होता है 1764 का, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बक्सर के युद्ध में क्या होता है, बक्सर के युद्ध में एक बंगाल के नवाब होते हैं मीर कासिम बंगाल के नवाब बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उतार दिया जाता है, फिर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो मीर कासिम बहुत परेशान हो जाते हैं, स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं, वो जो है चले जाते हैं। मुग़ल बादशाह, तत्कालीन मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय होते हैं और अवध के नवाब जो है शुजाउद्दौला होते हैं। वे तीनों लोग मिल करके जो है अंग्रेज़ों से युद्ध करते हैं। कौन कौन, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों लोग मिल करके अंग्रेज़ों से युद्ध करते हैं और 1764 के बक्सर के युद्ध में हार जाते हैं। हारने के बाद 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि होती है और उस संधि के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो बंगाल में द्वैध शासन है वह द्वैध शासन जो है क्लाइव ने 1765 में लगाया था। कब लगाया था, 1765 में। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, द्वैध शासन का मतलब होता है कि आपके बंगाल का जो दीवानी मामला है, जिसे राजस्व मामला कहा जाता है, वो राजस्व जो है अंग्रेज़ों के हाथ में था, लेकिन जो फौजदारी मामले थे, छोटे मोटे जो झगड़ा झंझट वाला मामला था, वो जो है बंगाल के नवाब के हाथ में था। ठीक है, इसे ही द्वैध शासन कहा जाता है। समझ में आया ना। रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लगाया था 1765 ईस्वी में, और इसे हटाया कब गया था, तो 1772 ईस्वी में हटाया गया था। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया था जाता है कि इसे हटाया कब गया था, तो 1700 कब हटाया गया था, 1772 ईस्वी में इसे हटाया गया था। और किसने हटाया था, वारेन हेस्टिंग्स ने हटाया था। लगाया था क्लाइव ने, हेस्टिंग्स ने हटाया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है चौथा सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस मत के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे। देखिएगा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस मत से पहले लोग यही जानते थे कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी पर से देखने पर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि सूर्य ही चक्कर लगा रहा है। लेकिन पहली बार कॉपरनिकस नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने यह पता लगाया कि नहीं, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है चौथा सही है। पहली बार जो है इस अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कॉपरनिकस थे कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। भूपर्पटी की बात की जाए कि तो भूमि के ऊपर वाली परपटी जो होती है, यहाँ पर पूछा गया है, न कि भूपृष्ठ मेंटल क्रोड वाला आपसे पूछा गया है। भूपर्पटी मतलब जिसमें जो है खेती खेती की जाती है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो भूपर्पटी में जो सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लगा लीजिएगा, आपकी परीक्षा में पूछने की संभावना रहेगी। जो इसका राइट आंसर वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व जो है भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सियाल, सीमा, नीफा वाला आप लोग कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा। जहाँ पर भूपर्पटी की बात आएगी वहाँ पर जो है केवल और केवल इसे ही सही करिएगा, ऑक्सीजन को। ठीक है, और प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो एल्युमिनियम है। समझ में आया ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। सबसे पहले बात की जाए कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप लोग एक ट्रिक सब लोग जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार। कौन सा है ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मी से क्या हो गया, मिजोरम। त्र से क्या हो गया, त्रिपुरा। प से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। र से क्या हो गया, राजस्थान। ग से क्या हो गया, गुजरात। म से क्या हो गया, मध्य प्रदेश। छ से क्या हो गया, छत्तीसगढ़। झार से क्या हो गया, झारखंड। इन 8 राज्यों से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो झारखंड से भी होकर गुजरती है, त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है, राजस्थान से भी होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर नहीं शब्द, ध्यान रखिए, कभी कभार हम ये चीज़ें छोड़ देते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो वह उत्तर प्रदेश से नहीं होकर गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है अंग्रेज़ों के ही शासनकाल में हुआ था, और यह जो है 1935 में स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है।
लेकिन कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले, जैसे कोई स्थापना किसी एक सेक्टर की स्थापना या किसी प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना होती है तो उससे पहले जो है संसद में नियम बनता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट लाया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम लाया गया था, वो लाया गया था 1934 में, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1935 में इसकी स्थापना होती है, अंग्रेजों के शासनकाल में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, अर्थात यह देश को कब समर्पित हुआ था, तो 1949 में, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का। समझ में आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं 1930, 31 और 32, 1930, 31 और 32 में इंग्लैंड में जो है गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे। 30 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो अंबेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि ऐसा गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस का कोई व्यक्ति भाग लिया था, तो वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था, महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी, वहाँ पर लोग टाई वाई लगा के बैठे रहते हैं, भाई विदेशी लोग हैं। महात्मा गांधी जी एक धोती, वही धोती पहनते थे, वही धोती ओढ़कर चले गए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही तत्कालीन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल ने, उसी चर्चिल ने जो है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि इतने बड़े सम्मेलन में आप धोती पहन के चले गए, इसी वजह से उन्हें जो है अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कह दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1931 में जो है महात्मा गांधी ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए किस जहाज़ से गए थे, तो ध्यान रखिएगा एस राजपूताना नाम था जहाज़ का, एस राजपूताना जहाज़ का नाम था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है किस जहाज़ से गए थे, तो एस राजपूताना जहाज़ से गए थे। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन जब संपन्न हो जाता है तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली एक बांड लेकर के, कि दलितों के लिए जैसे मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल हो गया था, वैसे दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होनी चाहिए। अंबेडकर जी ये लेकर वापस भारत चले आते हैं। तो उस समय जो है गांधी जी इससे आहत होते हैं और पूना नामक स्थान, आप पूना को जानते ही हैं, पूना में जो है पैक्ट का मतलब ही होता है समझौता। पूना में एक समझौता होता है 1932 में, ध्यान रखिएगा 1932 में। अंबेडकर जी गोलमेज सम्मेलन के बाद ही वापस आएंगे, 1932 में वापस आते हैं और पूना में समझौता होता है अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। इसका जो राइट आंसर है चौथा सही होगा, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। लेकिन मैं आपसे यहीं पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसका जो सही उत्तर है तो अंबेडकर जी और गांधी जी है, लेकिन गांधी जी इस समय जो है जेल में बंद थे। कौन? गांधी जी जेल में बंद थे, गांधी जी वहाँ पे नहीं थे। गांधी जी उस पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में मालवीय जी ने हस्ताक्षर किया था उस पैक्ट पर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था, नाम तो गांधी जी का ही था, लेकिन हस्ताक्षर किन्होंने किया था, मालवीय जी ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर चौथा होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कभी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में किसने हस्ताक्षर किया था, तो मालवीय जी ने किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा कि राष्ट्रपति, अगर बात की जाए राष्ट्रपति के पद की बात अनुच्छेद 52 से शुरू होता है राष्ट्रपति का मैटर, और अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, निर्वाचन प्रणाली की बात की गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से शामिल नहीं होंगे। देखिएगा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, अर्थात इसमें जो है जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती है। अप्रत्यक्ष का मतलब यही होता है जिसमें जनता सीधे पार्टिसिपेट न करे, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुन कर गए हैं वे लोग जो है इस चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, इसे अप्रत्यक्ष चुनाव बोला जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो निर्वाचित होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, न कि मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मनोनीत जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो ये विधान परिषद है, ये जो लोग जो है विधान परिषद के जितने भी सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में नहीं भाग लेंगे। समझ में आया ना।
अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है कि देश में लोकसभा जब सरकार बनेगी तो उसमें जो है मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, अनुच्छेद 74 में जो है मंत्रिपरिषद की बात की गई है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो मंत्रिपरिषद होता है वह लोकसभा, जैसे लोकसभा में जो पार्टी बहुमत पाती है वही सरकार बनाती है, और वह जो है पूर्णतः किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वह जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि उससे और किसी से कोई मतलब नहीं होता है। जनता ने लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनकर उन्हें भेजा होता है। ठीक है, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की बात की गई है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा भंग हो जाती है या लोकसभा किसी कारणवश विघटित कर दी जाती है तो अपने आप से मंत्रिपरिषद की जो सत्ता रहेगी वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री जी जो है अपना त्यागपत्र दे देते हैं राष्ट्रपति महोदय को, तो प्रधानमंत्री तो त्यागपत्र दिए ही हैं, प्रधानमंत्री के जो मंत्रिपरिषद है वो भी जो है ख़त्म हो जाएंगे उसी दिन से। समझ में आया ना? आगे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकली लीजिएगा। ये क्वेश्चन है भारतीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में अनुपात पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात है। तो राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय ध्वज किस तरीके से होता है? ऐसा होता है, राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई होती है वो 3 और चौड़ाई 2। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए 3:2 है, लंबाई और चौड़ाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है चौड़ाई और लंबाई में क्या अनुपात होता है, तो यही अनुपात उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, चौड़ाई और लंबाई पूछा गया है, न कि लंबाई चौड़ाई पूछा गया है। लंबाई ज़्यादा होती है तो 3 हो जाएगा, चौड़ाई कम होती है 2 हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात, लेकिन यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई में अनुपात पूछा गया है 2:3 का होगा। ठीक है, भारतीय ध्वज को किसने मतलब कि किसने पेंट किया था, किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। और भारतीय ध्वज को भारतीय संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था? ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को जो है, जो वर्तमान का राष्ट्रीय ध्वज है 3 रंग वाला तिरंगा, उसे अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? जब देखिएगा 20 लाख करोड़ का पैकेज अभी कोरोना काल में निकाल के दिया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उस जो है संचित निधि बोला जाता है। भारत के संचित निधि की बात, और आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, संचित निधि एक होता है आकस्मिक निधि। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में चर्चा कर देता हूँ, संचित निधि क्या है, आकस्मिक निधि क्या है। दोनों निधियाँ जो है एक तरीके से आप अर्थ निकालेंगे तो लगभग सेम ही आएगा, लेकिन संचित निधि की बात जो है 266 में की गई है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 266 में संचित निधि की बात की गई है, और आकस्मिक निधि की बात जो है 267 में की गई है। अब संचित निधि क्या होता है, आकस्मिक निधि क्या होता है? संचित निधि को निकालने के लिए लोकसभा के अन्य मंत्री परिषद, जितने भी लोकसभा के मंत्रीगण होंगे, लोकसभा जो होगी, वो लोग जो है संसद, एक तरीके से समझ लीजिए संचित निधि को निकालने के लिए संसद जिम्मेदार होता है। अर्थात संचित निधि से आप एकाएक प्रधानमंत्री हैं तो आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, इसका मतलब है संचित निधि। उससे पैसा निकालने के लिए आपको लोकसभा या संसद से क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन जो आकस्मिक निधि होती है, जैसे एकाएक केरल में बाढ़ आ गया, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गया, तो एकाएक कोई मतलब दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ से आकस्मिक निधि से आप डायरेक्टली पैसा निकाल सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे प्रधानमंत्री डायरेक्ट लिख के दे देंगे कि आकस्मिक निधि से हमें ज़रूरत है, और तुरंत पैसा निकल जाएगा। इसके लिए लोकसभा या राज्यसभा या संसद की ज़रूरत नहीं होगी, इसे आकस्मिक निधि बोला जाता है, तुरंत निकाल लिया जाएगा। लेकिन संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की ज़रूरत होती है, संसद इस पर जो है अपना हस्ताक्षर करता है। तो 266 में किसकी बात की गई है, संचित निधि की बात की गई है, 267 में आकस्मिक निधि की बात की गई है। यहाँ पे अनुच्छेद 352 है, तो आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की, किसकी बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की। और अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की बात की गई है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? मध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 2005 में, बी है 2002 में, सी है 1990 में, डी है 1995 में। ध्यान रखिएगा, जो मध्याह्न भोजन योजना होता है, प्राइमरी स्कूलों में दोपहर में बच्चों को भोजन कराया जाता है, उसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त को हुआ था। 15 अगस्त 1995 में जो है
मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई थी। और उस समय जो है सरकार किसकी थी, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और उस समय जो है जो वित्त मंत्री थे कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला क्वेश्चन है एफसीआई। एफसीआई की स्थापना कब हुई थी, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो एफसीआई की स्थापना ध्यान रखिएगा 1965 में एफसीआई की स्थापना होती है। कब होती है, 1965 में जो है एफसीआई की स्थापना होती है। और इसका मतलब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एमएसपी पर फसल को खरीदता है। यह जो है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उस मूल्य पर एफसीआई फसल को खरीदने का काम करती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1965 में होती है। आगे चलिएगा, भिलाई लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है जब उद्योग और धंधों की बात की जाती है, पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि की बात की गई, दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योगों की बात की गई। तो उसी उद्योग के बारे में जब बात हुई थी तो वहीं जो है भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में लौह इस्पात कारखाना खोला गया था। कहाँ कहाँ, भिलाई में, राउरकेला और दुर्गापुर में। तो भिलाई कहाँ पर स्थित है वही आपसे पूछा गया है। तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। राउरकेला जो है पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर जो है कहाँ पर स्थित है, तो दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और राउरकेला की बात की जाए तो जो है उड़ीसा में स्थित है। तो भिलाई कहाँ पर स्थित है, भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, और जो राउरकेला है कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। आपने बहुत पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये सबको रटा रटाया रहता है, लेकिन पीईटी के सिलेबस में और जो एसएससी जीडी का भी सिलेबस है उसमें भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पेशल रूप से दिए गए हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनका नाम था चित्तरंजन दास। इन्हीं चित्तरंजन दास के कहने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। समझ में आया ना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो जो है चित्तरंजन दास ही थे। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। गुरु गोविंद सिंह आदि ग्रंथ का संकलन, गुरु रामदास अमृतसर की स्थापना। ध्यान रखिएगा गुरु रामदास ने ही अमृतसर शहर की स्थापना की थी, ये सही है। गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, ये भी सही है। गुरु नानक को जो है सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जो है आदि ग्रंथ का संकलन इन्होंने नहीं किया था। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक कहे जाते हैं, खालसा प्रथा इन्होंने शुरू किया था। जो आदि ग्रंथ का संकलन है वो किसी ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। तो गुरु गोविंद सिंह पहला वाला सही हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वशासन शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन माना जाएगा। स्वशासन कहा जाए या स्वराज्य कहा जाए, क्या कहा जाए, स्वराज्य। ठीक है, स्वशासन या स्वराज्य, इन दोनों शब्दों की सर्वप्रथम शुरुआत जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी किस संप्रदाय से संबंधित हो, तो पारसी संप्रदाय से थे, पारसी धर्म से थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा कि किसी राज्य के विधानसभा में, जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 404 सदस्य चुने जा सकते हैं अधिकतम। 403 + 1, एक एंग्लो इंडियन और 403 निर्वाचित होते हैं। समझ में आया ना। तो वही बात की कर रहे हैं, किसी विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। 450 हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। जो इसका राइट आंसर है 500। ठीक है, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। और न्यूनतम अगर सदस्यों की बात की जाए तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। अपवाद के रूप में गोवा में 30 ही सदस्य हैं। ये जानते हैं कि कई जगह पर विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम है तो वो अपवाद है, लेकिन न्यूनतम 60 सदस्य और अधिकतम 500 सदस्य जो संविधान में लिखा गया है उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके लिए वर्क फ्रॉम होम है। आप इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, पंजाब में स्थित है या हैदराबाद में स्थित है। आप लोग इसे भी बताइएगा और इसे भी बता दीजिएगा कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था,
कराया किसने था निर्माण ये भी बताइएगा, और कहाँ पर स्थित है आप इसे भी बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैंने इस वजह से एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, आपको यह बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। और देखिएगा ये सभी क्वेश्चन में हमारे जो भी हमने आज तक सीखा है, जो भी हमने परीक्षाओं के माध्यम से अनुभव लिया है, उस अनुभवों को इसमें मैं डाल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को वीडियो को पूरा देखने के लिए।